पीएससी प्रीलिम्स प्लस सीजीएसएसबी के लिए ये बैच है आपके, है ना। अब आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, है ना, चाहे किसी भी स्तर पर हो, चाहे आप स्टेट के स्तर पर करें या सेंट्रल लेवल के किसी एग्जाम की तैयारी करें, सबसे पहले हमको उस एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस के तैयारी करने के लिए जाना, इसका सीधा सा मतलब है कि बिना हथियार के लड़ाई में कूद जाना है। ठीक है, फिर परिणाम फिर आप जानते ही हो, मारे जाओगे फिर। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले सिलेबस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, एग्जाम का क्या फॉर्मेट होता है इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, एग्जाम्स की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ एग्जाम लेने वाली दो एजेंसियां हैं। एक तो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, जिसको आप कहते हैं सीजीपीएससी, और दूसरा है सीजीएसएसबी, छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, अब इन दोनों के एग्जाम लेने का तरीका, एग्जाम लेने का मॉड्यूल दोनों बहुत अलग अलग है। हालांकि कुछ एग्जाम्स में हमको लगता है कि ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन प्रश्नों का स्तर, प्रश्नों की प्रवृत्ति, पुराने क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन के लेवल में भी हमको अंतर देखने को मिलेगा। तो आप एग्जाम्स को, इन दोनों एग्जाम्स को अगर देखें तो सीजीपीएससी ये जो एग्जाम है, इसमें आपको राज्य लोक सेवा परीक्षा या राज्य सेवा परीक्षा जिसको कहा जाता है, राज्य सेवा परीक्षा, इसके प्रीलिम्स की तैयारी हम इस बैच में आपको कराएंगे। अब इस एग्जाम का सिलेबस यदि देखें तो ये जो एग्जाम है वो बेसिकली 3 अलग अलग चरणों में कंप्लीट होती है। सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है, प्रारंभिक परीक्षा जिसको आप प्रीलिम्स कहते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा, और उसके बाद तीसरे चरण में आता है साक्षात्कार या इंटरव्यू। यानी 3 अलग अलग चरण हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है और फिर इंटरव्यू। ये 3 चरण होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की अगर आप बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा 2 अलग अलग पेपर के माध्यम से लिया जाता है। एक को बोला जाता है पेपर नंबर 1 और एक होता है पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 जो होता है ये सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का पेपर है। और जो दूसरा पेपर होता है ये होता है सी सेट का पेपर, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये होता है। सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो देखो, परीक्षा का पैटर्न यहीं से आप क्लिक करने की कोशिश करना। सामान्य अध्ययन जो है ये पेपर आपका 100 प्रश्नों का होता है और यही 100 प्रश्न डिसाइड करते हैं कि आप मेंस में जाओगे कि नहीं जाओगे। ठीक है, मतलब मेरिट जो बनता है प्रीलिम्स का जो चार्ट बनता है, जो टेबल बनता है, वो बनता है सामान्य अध्ययन यानी पेपर नंबर 1 के आधार पर। सी सेट का जो पेपर होता है ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का। 100 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, 100 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, और ये जो 100 क्वेश्चन है इसमें जनरल कैंडिडेट को 33%, जबकि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 23% अंक लाना अनिवार्य होता है। ठीक, अब वापस आते हैं सामान्य अध्ययन के पेपर में। तो सामान्य अध्ययन के पेपर में मैंने आपको बताया कि 100 क्वेश्चन आने हैं और इसी के आधार पर प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। लेकिन कब क्वालिफाई होगा, यानी प्रीलिम्स कब आप निकालोगे, जब सी सेट वाला पेपर आप न्यूनतम अर्हता वाले अंकों से निकाल लोगे। यानी आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 33% लाना अनिवार्य है, और यदि आप किसी भी प्रकार का रिजर्व है ना,
किसी भी प्रकार के रिजर्व कैटेगरी से यदि आते हैं तो वहां पर 23% अंक लाना आपको अनिवार्य होगा। ये अंक यदि लाने में यदि आप असफल रहे तो आप यहां पर कितने भी अंक ले आओ उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। मतलब इसको हमको पास करना जरूरी है, लेकिन ये मेरिट में जुड़ेगा नहीं, है ना। आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसमें इसको जोड़ा नहीं जाएगा, ये बस क्वालिफाइंग है। ठीक, नेंग होता है ना हमारे यहाँ, बस ये वही समझ लो। ठीक, अब सामान्य अध्ययन के ये जो 100 प्रश्न है ये कहां से आते हैं सर? सामान्य अध्ययन के ये जो 100 प्रश्न है ये बेसिकली दो हिस्सों में बटा होता है। एक भाग में आता है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और एक भाग में आता है भारत का सामान्य अध्ययन। ये पहले रहता है, ये बाद में आता है। ठीक, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में हमको क्या पढ़ना होता है? छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में आपको छत्तीसगढ़ की सारी जानकारियां विथ करंट अपडेटेड डेटा चाहिए होता है। सामान्य अध्ययन है ना, विशिष्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, सामान्य अध्ययन है। जैसे भारत के सामान्य अध्ययन में आप क्या पढ़ते हैं? आप इसके अंतर्गत भारत का इतिहास पढ़ते हैं, आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं, आप भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था वाला हिस्सा पढ़ते हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था वाला हिस्सा यहां से देखते हैं आप। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था आपको देखना होता है और इसके साथ आपको देखना होता है भारत का समसामयिक घटनाक्रम। समसामयिक घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर। ठीक, इसी के समानांतर छत्तीसगढ़ में भी ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा चीजों के साथ। जैसे छत्तीसगढ़ में आपको क्या पढ़ना है? आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास देखना है, दूसरा छत्तीसगढ़ का भूगोल देखना है, तीसरा छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक राजनैतिक व्यवस्था देखनी है, प्रशासनिक व्यवस्था देखनी है, राजनीतिक व्यवस्था देखनी है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देखनी है आपको। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति के बारे में हमको देखना है, कला एवं संस्कृति ये हमको देखना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का समसामयिक घटनाक्रम यानी छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ठीक है, ये हमारे प्रीलिम्स के पेपर नंबर 1 में रहने वाला है और इतने को पढ़ करके जाने पर आपके ये 100 क्वेश्चन जो हैं ये बनेंगे। हर क्वेश्चन 2 अंक का होता है, प्लस माइनस मार्किंग भी होता है। 1/3 माइनस मार्किंग का प्रावधान राज्य लोक सेवा आयोग में रहता है। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन सही बनाया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और अगर गलत बनाया तो 0.66 अंक आपके काट लिए जाएंगे। ये चलता है। ठीक, अब प्रीलिम्स में आप अपीयर हुए, प्रीलिम्स का एग्जाम आपने दिया, प्रीलिम्स का एग्जाम आपका अच्छा गया, बढ़िया गया। अब मेंस के लिए जब आप तैयारी करेंगे, है ना, तो अभी तो मेंस का सिलेबस आगामी समय में बदलेगा और नया क्या सिलेबस होगा वो नए नोटिफिकेशन के साथ ही हमको पता चलेगा। लेकिन यह है कि मूलभूत विषय तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। यानी इतिहास को क्या ही बदल लेगा, वो भूगोल को क्या ही बदल लेगा, अर्थव्यवस्था क्या ही बदल लेगा, संविधान क्या ही बदल लेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या ही बदल लेगा, वो इन बेसिक सब्जेक्ट्स को नहीं हाथ लगाएगा। वो हो सकता है कि कुछ या तो अंकों के विभाजन में या किसी सब्जेक्ट की विसंगति को लेकर के कोई संशोधन करे, लेकिन मूल जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो वही रहने वाले हैं। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में कौन अपीयर होता है सर? देखिए, असल में होता यह है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो कुछ पदों के संख्या के लिए होती है। मतलब मान लीजिए 100 पद आए हैं,
100 पद वैकेंसी में निकला हुआ है, भगवान न करे इतनी कमी कभी हो, ठीक है। मान लो 100 पद कभी आए हैं राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा। अब प्रीलिम्स निकालने वाले लोग तो बहुत सारे हैं सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 33% और 23% अर्जित किया होगा सीसेट में भी और उसमें भी, तो क्या वो सब के सब क्वालिफाई हो जाएंगे? नहीं, नहीं। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या से 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए चुना जाता है, बाकी लोग फिल्टर हो जाते हैं, बाकी लोग फिल्टर हो जाते हैं। मतलब ये समझो कि अगर 100 पद आया है और 1 लाख लोग अगर एग्जाम दिए हैं, तो इन 1 लाख लोगों में से केवल 1500 लोग ही ऐसे होंगे जो कि मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे, बाकी लोग फिल्टर हो जाएंगे वहीं से, ठीक। और इतना कम पद आता ही नहीं है यार, हमेशा आएगा तो 250 300 ऐसे पद आते हैं, ठीक है, 250 पद आते हैं। चलो, तो ये 1500 लोग जो है यहां से जाएंगे अगर पदों की संख्या 100 है। अब इस अनुपात में पदों की संख्या से आप देख लीजिए कि मुख्य परीक्षा में कितने सारे लोग जाने वाले हैं, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा कैसे होती है सर? देखो, हाँ, और एक मजे की बात आपको बताना भूल गया मैं कि ये दोनों पेपर एक ही दिन होता है, 2 शिफ्ट में होगा। एक सुबह 9 बजे रहेगा, 9 से 11 बजे तक, और दूसरा पेपर जो होता है वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये पेपर होता है, ठीक है, या 10 से 12 और 2 से 4 ऐसे होता है, ठीक। अब मुख्य परीक्षा में जब आप आते हैं तो वर्तमान पैटर्न को यदि देखें तो वर्तमान पैटर्न में 7 अलग अलग सब्जेक्ट हमको दिखाई पड़ेंगे, 7 पेपर हैं मुख्य परीक्षा में। अब ये 7 पेपर कौन से हैं सर? देखो, ये 7 पेपर कौन से हैं? तो पेपर नंबर 1 की अगर बात करें तो पेपर नंबर 1 है आपकी भाषा का पेपर। पेपर नंबर 2 निबंध का पेपर है। पेपर नंबर 3 इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन, एवं लोक प्रशासन, ये है तीसरे पेपर में। पेपर नंबर 4 में, पेपर नंबर 4 में विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं तार्किक अभियोग्यता, गणित एंड रीजनिंग लिख दूंगा, समझ आ जाएगा, है ना। और तीसरे भाग में है व्यावहारिक विज्ञान यानी एप्लाइड साइंस। क्या होता है इसके अंदर की चीजें अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर 5 की अगर बात करें, सॉरी ये पेपर 4 है, ये पेपर 5, तो पेपर नंबर 5 में अर्थव्यवस्था एवं भूगोल, ये पेपर नंबर 5 है। पेपर नंबर 6 की अगर बात करें तो पेपर नंबर 6 में है दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। ये है। पेपर नंबर 7 में क्या है सर? तो पेपर नंबर 7 में है आपका कुछ अधिनियम है, अधिनियम प्लस योजनाएं, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं खेल, और तीसरे भाग में है कुछ महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ये तीनों पार्ट मिलकर के बनता है आपका पेपर नंबर 7। तो टोटल 7 पेपर होने हैं आपके मेंस की परीक्षा में। अब मेंस की परीक्षा होती कैसे है सर? देखो, मेंस की परीक्षा जो होती है
इसमें कुल 1400 अंक की लिखित परीक्षा है। यानी आप समझ गए होंगे कि हर पेपर कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का, है ना। 200 नंबर के 7 पेपर आपके होने हैं। 200 नंबर के 7 पेपर आपके होने हैं मुख्य परीक्षा में। 200 नंबर के 7 पेपर, ठीक। इसमें भी क्राइटेरिया होता है कि जनरल कैंडिडेट को न्यूनतम 33% अंक लाना हर पेपर में अनिवार्य है, और रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 23% अंक लाना अनिवार्य है। यह न्यूनतम अर्हता है कि इतना होगा ही तभी आप आगे बढ़ पाएंगे मेरिट के लिए, ठीक। ये न्यूनतम एलिजिबिलिटी है। अब ये भाषा वाले पेपर में क्या है सर, देखो पहले पेपर में आपको 200 अंक का पेपर है, और ये 200 अंक कैसे बटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पेपर है ये बटा है 3 भागों में। एक है हिंदी भाषा, एक है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरे भाग में इंग्लिश लैंग्वेज है, और तीसरे भाग में है छत्तीसगढ़ी भाषा। हिंदी 100 अंक की पूछी जाती है, अंग्रेजी 50 अंक की, और छत्तीसगढ़ी 50 अंक की पूछी जाती है। तो कुल मिला के 200 अंक 3 भागों में बटा हुआ है। निबंध में आपको कुल 4 निबंध लिखने हैं, हर निबंध 50 अंक का, ठीक है। इसमें से 2 निबंध जो हैं वो आपके छत्तीसगढ़ स्तर के मुद्दों से संबंधित होते हैं, जबकि 2 निबंध आपके राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित होते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित होते हैं 2 नियम। ये विभाजन मिलेगा पेपर 2 का। पेपर 3 में 3 खंड हमको दिखाई पड़ता है, 3 भाग। ये 3 भाग कौन से हैं सर, तो सबसे पहले भाग में हमको दिखता है भारत का इतिहास, दूसरे भाग में है संविधान एवं लोक प्रशासन, समझ जाएंगे, लोक प्रशासन, और तीसरे भाग में है छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास ये पेपर नंबर 3 में है। पेपर नंबर 4 की अगर बात करें तो यहां पर भी 3 खंड मिलेंगे आपको। एक भाग में आपका सामान्य विज्ञान है, एक भाग में गणित एवं तार्किक अभियोग्यता यानी गणित प्लस रीजनिंग है, और तीसरे भाग में है व्यावहारिक विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस। 3 भाग। अर्थव्यवस्था एवं भूगोल वाले पेपर में हमको 3 खंड मिलेंगे। एक खंड में है आपका भारत प्लस छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, ये पहले भाग में। दूसरे भाग में है भारत का भूगोल, और तीसरे भाग में है छत्तीसगढ़ का भूगोल, ये तीसरा भाग। अब दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग में है दर्शन शास्त्र, एक भाग में है समाज शास्त्र, और एक भाग में है छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। ये 3 भाग हमको यहाँ पेपर 6 में मिलेंगे। यहां पर भी पेपर 7 भी 3 खंडों से मिलकर बना है। पहले भाग में अधिनियम एवं योजनाएं 75 अंक का,
अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं खेल 50 अंक और शैक्षणिक संस्थान आपके 75 अंक। अब यही जो विभाजन है 75 50 75, यही सेम विभाजन आपको पेपर 3 से लेकर के पेपर नंबर 7 तक हमको हर पेपर में दिखाई पड़ता है। इनमें सेम यही पैटर्न चलता है 75 50 75, यानी पहला और तीसरा पार्ट जो है वो 75 अंक का है, बीच वाला जो भाग है वो 50 अंक का है। ठीक, अब ये पूरा सिलेबस आपका होता है मेंस का। मेंस में ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। अब देख के ऐसा लग रहा होगा ना सर इतना बड़ा सिलेबस है क्या, सभी चीज को पढ़वा दे रहा है सर हमसे तो आयोग, साइंस भी पढ़वा रहा है तो गणित भी पढ़वा रहा है तो लैंग्वेज अलग पढ़वा रहा है, हाँ आर्ट्स के सब्जेक्ट अलग से पढ़वा रहे, इतिहास है, भूगोल है ना, अर्थव्यवस्था है, संविधान अलग से पढ़ा रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग से डाल दिया सर, दर्शन शास्त्र अलग से डाल दिया, समाज शास्त्र अलग से डाल दिया, पेट नहीं भरा तो पूरा पेपर 7 अलग से देख रहे हो आप, अलग से दिख रहा है अपने को। तो ये सिलेबस दिखने में थोड़ा सा बल्कि दिखता है, बड़ा दिखता है, थोड़ा सा वजन दिखता है, और ना पढ़ने वालों के लिए ये वजन है भी, क्योंकि अगर इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो हर टॉपिक अपने आप में इतना विशद इतना बड़ा है कि हर एक सब्जेक्ट में अलग से पीएचडी हो सकती है। किसमें नहीं हो सकती बताओ, सब में हो सकती है। लेकिन एक चीज हमको हमेशा अपनी तैयारी के दौरान याद रखना चाहिए कि आप यहां पर किसी एक विषय का संपूर्ण विशेषज्ञ बनने के लिए नहीं आए हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप ऐसे एग्जाम में प्रवेश करने वाले हो जहां पर आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन खंड खंड में पढ़ना है कि नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना है, खंड खंड में सारी चीजों को पढ़ना है। आप इसको वैसा कंडीशन समझ सकते हो जैसे आप किसी पार्टी में गए हो, है ना, खाना सब कुछ है लेकिन थोड़ा थोड़ा ही खाना है सर, ऐसा नहीं कि हकन के दाल भात खा दिए हैं उसके बाद कुछ खाने के लिए जगह ही नहीं बचा, है ना, सब चीज खाना है सर लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना है, स्वाद के लिए खाना है, ऐसा। तो ये वहां पर वैसा ही है, अपने को थोड़ा पढ़ना है, लिखने की प्रैक्टिस यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप मेंस में आते हो। ठीक है, प्रीलिम्स में आपका फैक्चुअल नॉलेज बहुत तगड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप अगर 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो 8500 लोगों को पीछे ढकेल सको, 8500 बोल रहा हूं, ठीक है, 99,000 लोगों को लगभग पीछे कर सको, है कि नहीं, तब जाकर के आप प्रीलिम्स एग्जाम में निकाल पाओगे। और ये डराने वाली बात नहीं है, आपको सही बता रहा हूं कि एग्जाम का सिनारियो यदि आप देखेंगे ना तो एक्चुअल में जो सिस्टम से सही तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है ना उनकी संख्या, राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्तमान में देखा जाए तो 12 से 15,000 20,000 होगी एक्चुअल में जो तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, क्लासेस अटेंड करना, क्लास ले लेना, पढ़ना वो अलग बात है, जो एक्चुअल में उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो करना चाहिए एग्जाम निकालने के लिए वो कुछ लोग ही हैं। तो अपने को सही रास्ते को, सही ट्रैक को पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर तैयारी के दौरान तैयारी को पंचवर्षीय योजना होते देर नहीं लगती है। ठीक है, 5 ईयर प्लान में नहीं जाना है, अब तो खत्म भी हो गया, बंद भी कर दिया उसको। ठीक है, हाँ चल, तो ये जो भाग हैं यहां पर 75 50 75 का विभाजन आपको मिलेगा। यहां पर पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 1 में भाषा है, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश, और पेपर नंबर 2 में आपका निबंध है। तो हर एक सिलेबस का हर एक हिस्सा हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा आप, हर एक हिस्सा। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो केवल प्रीलिम्स की तैयारी में मत लगे रहना, थोड़ा थोड़ा मेंस का हिस्सा अपने से कवर करते रहिएगा। ठीक है, ये तो हो गई मेंस की बात। अब मेंस के बाद आता है चरण कौन सा, इंटरव्यू का। इंटरव्यू कौन पहुंचता है सर, देखो
आप प्रीलिम्स जब पास किए तो प्रीलिम्स पास करने वाले आप कौन से कैसे थे, कैसे पास किया आपने? नंबर ऑफ पोस्ट के 15 गुना अभ्यर्थियों में आप शामिल थे शामिल। अब साक्षात्कार में कौन पहुंचेगा? साक्षात्कार में वो अभ्यर्थी पहुंचता है जो पदों की संख्या के 3 गुने में अपना रैंक बना ले। मतलब 1500 लोग प्रीलिम्स दिए, इसमें से मेंस कितने लोग निकालेंगे? 300 लोग मेंस निकालेंगे। उसके बाद चरण आएगा आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार कितने अंक का होता है सर? 100 अंक का होता है। मेंस कितने का हुआ था? 1400 अंक का हुआ था। मेंस और साक्षात्कार के अंकों को मिलाकर 1500 अंक में आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट बनती है जिसको देख करके घर वाले आपके बोलते हैं ना, फलाना टूरा बन गए रे ते कब बन बे, वो फाइनल लिस्ट बनती है 1500 अंकों में। ठीक है, तो इसी लिस्ट में अपना नाम खोजना है अपने को। आखिरी में इसी लिस्ट में अपना नाम चाहिए। समझ आ रही बात? इसी लिस्ट तक जाना है अपने को। तो सफर मजेदार है लेकिन चुनौतीपूर्ण भी है। चुनौतियां आपको मिलती रहेंगी बीच बीच में सब्जेक्ट कोई टफ लगेगा। कई बार समस्या आएगी कि सर फलाना याद नहीं हो रहा है, कैसे पढ़ें? उस समय हम आपके साथ रहेंगे। इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होती है, यहाँ का हर एक फैकल्टी आपके साथ खड़ा है। क्लियर है? ठीक, चल तो इसको एकदम दिमाग में बिठा लो, सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी। अब आते हैं हम लोग सीजीएसएसबी के सिलेबस में, क्योंकि उसका भी तो अपने को रास्ता देखना है सर। सीजीएसएसबी छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, ये बोर्ड बना है। अब ये जो सीजीएसएसबी है, ये अधिकांशतः तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी होते हैं, शासकीय कर्मचारी, उनकी नियुक्ति करने के लिए बनाई गई एजेंसी है। अभी पिछले साल ही बनी है, इसी साल बनी है सर, इसी साल बनी है, बीते कुछ समय में। तो ये जो सीजीएसएसबी है, ये बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है। जैसे आपने सुना होगा, इसके द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं उनमें प्रमुख एग्जाम आप देखेंगे तो 3-4 प्रकार के एग्जाम ये लेता है। जैसे एंट्रेंस एग्जाम लेता है ये, प्रवेश परीक्षा। इसके अलावा रिक्रूटमेंट एग्जाम लेता है, और तीसरा ये एलिजिबिलिटी एग्जाम लेता है। ये 3 टाइप के एग्जाम जो है वो सीजीएसएसबी लेता है। ये 3 टाइप के एग्जाम कैसे सर? देखो, एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम जैसे आप सुनते होंगे नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, या प्री बीएड वाला जो कोर्स होता है ना, प्री बीएड वाला जो एग्जाम होता है, प्री डीएड डीएलएड का जो एग्जाम होता है, ये हमारे काम का फिलहाल नहीं है। एलिजिबिलिटी एग्जाम क्या होता है? सेट, टीटी, है ना, इन एग्जाम्स को बोला जाता है एलिजिबिलिटी एग्जाम, जहां पर आप एक अर्हता प्राप्त करते हैं किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी के लिए। जैसे छत्तीसगढ़ में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपका नेट या सेट आपका क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये एग्जाम भी व्यापम के द्वारा लिया जाता है, लेकिन ये भी हमारे काम का फिलहाल नहीं है। रिक्रूटमेंट एग्जाम की यदि हम बात करें, है ना, रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है ये लिया जाता है व्यापम के द्वारा, यानी सीजीएसएसबी के द्वारा। अब ये जो एग्जाम है इसमें होता क्या है सर? इसके अंतर्गत अलग अलग चरणों में एग्जाम लिया जाता है, अलग अलग एग्जाम जो है वो व्यापम लेता है। जैसे आपने सुना होगा पटवारी का एग्जाम, सुने हैं?
या आरआई का एग्जाम। जैसे अभी आपने हाल में सुना होगा महिला पर्यवेक्षक के 50 पदों को मंजूरी दी गई है, सुना है आपने? महिला पर्यवेक्षक के पद हो गए। इसके अलावा यदि आप देखें तो शिक्षक के पदों के लिए एग्जाम हो गया, शिक्षक हो गया। इसके अलावा अन्य बहुत सारे पद जैसे जेई हो गया, एई हो गया, है ना, ये सब पद हो गए। इसके अलावा अमीन पटवारी का पद हो गया, अमीन पटवारी का पद हो गया। इसके अलावा एपेक्स जैसे बैंकों में कुछ पद रहते हैं, वो भी सीजीएसएसबी के द्वारा यानी सीजी व्यापम के द्वारा एग्जाम लेकर के भरे जाते हैं। इसके अलावा संपरीक्षक का एग्जाम हो गया, संपरीक्षक यानी ऑडिटर का एग्जाम हो गया। तो बहुत सारे एग्जाम है। आपको ये देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये एग्जाम्स या तो एई का नहीं जेई का, है ना, हाँ, ये एग्जाम जो है वो या तो वर्ग 2 के एग्जाम है, सॉरी वर्ग 3 के एग्जाम है, या तो वर्ग 4 के एग्जाम है, ये एग्जाम लिया जाता है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर हो गया, है ना, सहायक ग्रेड 3 हो गया, देखा ही होगा आपने, शीघ्र लेखक का पद हो गया, ठीक है। और बहुत सारे जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, है ना, फर्राश हो गए, ठीक है, माली हो गए, उनकी नियुक्ति भी व्यापम के द्वारा की जाती है। अब सवाल आता है कि सर रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी हम व्यापम की तैयारी करें कैसे, इसमें रहता क्या है? देखो, आप व्यापम के किसी भी एग्जाम का सिलेबस निकालें, टेक्निकल एग्जाम को छोड़ करके, जैसे जेई है टेक्निकल एग्जाम, है ना, टेक्निकल एग्जाम को छोड़ करके यदि कोई भी एग्जाम का सिलेबस आप निकालेंगे तो वहां पर कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। और अभी के पैटर्न में अगर देखा जाए तो हर एग्जाम 100 मार्क्स का कर दिया है, ठीक है, हर एग्जाम 100 मार्क्स का कर दिया, चाहे वो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हो, चाहे इनमें से कोई भी एग्जाम हो, सबको 100 नंबर के फॉर्मेट में वो लेने वाला है, ठीक। अब हर एग्जाम में कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, मतलब रहना ही रहना है, जैसे गणित और रीजनिंग, रहना ही रहना है, ये रहता ही है सिलेबस में। इसके अलावा आपका भाषा वाला सेक्शन रहता ही है, भाषा में दोनों भाषाएं हैं, हिंदी भाषा भी है और इंग्लिश लैंग्वेज भी है, ये रहते ही हैं। इसके अलावा भाषा के बाद आप देखें तो कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है जो रहता ही है व्यापम के एग्जाम में। इसके अलावा आपको भारत का जीएस, भारत का सामान्य अध्ययन, ये आपको देखना होता है। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन भी देखना होता है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन ये हमको देखना होता है। इसके अलावा हमको एक खंड देखना होता है समसामयिक घटनाक्रमों का, समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स। तो ये पूरा हिस्सा मिलकर के आपका सिलेबस व्यापम के एग्जाम में बनता है, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि कोई नया सब्जेक्ट, कोई नया विषय जोड़ दिया जाता है इन्हीं 100 अंकों को समायोजित करते हुए, 100 नंबर आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन उस 100 नंबर में इन सब्जेक्ट्स के अलावा कोई ना कोई नया विषय जोड़ दिया जाता है। जैसे आप एडीओ का एग्जाम देखे होंगे, एडीओ के एग्जाम में ग्रामीण विकास, आरटीआई वगैरह जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन के रूप में अलग से जोड़ दिया जाता है ना। वैसे ही और कई सारे एग्जाम है जिसमें किसी भाग को छोटा किसी को ज्यादा कर दिया जाता है। जैसे हॉस्टल वार्डन में गणित रीजनिंग का वेटेज बहुत अच्छा खासा है, बहुत बड़ा वेटेज है। वैसे ही सम परीक्षक के एग्जाम में इसका वेटेज ज्यादा है, खासकर इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में इसका वेटेज ज्यादा है, ठीक है।
आपको अलग अलग एग्जाम्स में सब्जेक्ट्स जो है वो या तो नया ऐड होते हुए दिखेंगे या तो इन्हीं सब्जेक्ट्स का वेटेज बढ़ता हुआ कम होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो सर भारत के सामान्य अध्ययन में क्या देखना होता है? वही चार चीजें, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, राज व्यवस्था और इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था। और सेम इसी पैटर्न में छत्तीसगढ़ में भी हमको देखना होता है, यानी इतिहास हमको देखना है छत्तीसगढ़ का भूगोल हमको देखना है, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक संरचना को हमको देखना है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देखना है, और क्या देखना है सर? छत्तीसगढ़ की आदिम संस्कृति एवं कला। आदिम संस्कृति एवं कला, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर आप बोल सकते हैं ना। इसके अलावा जनजातियां, आदिम संस्कृति मतलब जनजातियां, और लोक संस्कृति कला में आ जाती हैं सारी की सारी। तो ये पूरा हिस्सा मिल करके आपके व्यापम का सिलेबस बनता है। ध्यान रखना ये वाला जो हिस्सा है वो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ही होता है ना, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ही होता है। पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कहने का मतलब, जैसे मैंने कहा ना, कोई एक विशेष सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जैसे आप फूड इंस्पेक्टर देखोगे तो उसमें आपका फूड सेफ्टी वाला जो पोर्शन है वो जोड़ दिया जाता है ना। मार्कफेड वगैरह को अपने को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है उसमें। तो ये जो सिलेबस है, ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है ना, नया विषय को छोड़कर बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको व्यापम के लगभग हर एग्जाम में मिलेगा, ये मिलता ही है, यही आपका सिलेबस रहता है। अंकों का विभाजन किसी में कम किसी में ज्यादा, किसी एक एग्जाम में कोई 5 नंबर का है तो अगले एग्जाम में वही 60 नंबर का हो जाएगा, किसी एग्जाम में 50 नंबर का है तो एक आध एग्जाम में वो 5 नंबर का हो जाएगा। ऐसा होता है। जैसे टीचर के एग्जाम में कंप्यूटर देख लो 5 नंबर का है, और यही हॉस्टल वार्डन में आपका बड़ा वेटेज है, बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है, हिंदी को देख लो, हिंदी 5 नंबर की आएगी अभी शिक्षक भर्ती में, वर्ग 2 वाले में 5 नंबर की। और इसी को सम परीक्षक के एग्जाम में देखो, पिछला 150 एग्जाम 150 क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में हुआ था, 150 क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में हुआ था, तो वहां पर 100 नंबर की अकेले हिंदी थी। तो रहता है ये वेटेज जो है वो सब्जेक्ट्स का अप डाउन होता रहता है, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा किसी एग्जाम में इसका वेटेज कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं देखूं ना तो सीधी बात यह है कि सर एग्जाम कोई भी हो, पढ़ना तो इन सब को है ना, पढ़ना तो इन सब को है। तो इसके लिए अब मैं बात करता हूं कि भाई इसको पढ़ने की एक्चुअल में स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए? देखो एक चीज समझो, मान लो अगर मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूं, सपोज, ठीक है, पटवारी की तैयारी कर रहा हूं, वहां पर मैं हिंदी की बुक उठाता हूं और वहां पढ़ता हूं सूर्यधन उदय सूर्योदय, ठीक है, विद्याधन आलय विद्यालय, वहां पढ़ता हूं मैं, ठीक है, पढ़ता हूं वहां पर मैं अति धन अधिक अत्यधिक, ये पढ़ता हूं मैं, ठीक है। अब एक चीज जरा बताना, क्या किसी दूसरे एग्जाम में सूर्यधन उदय कोई और बन जाएगा क्या? कुछ और बनेगा? सूर्योदय ही बनेगा। जैसा मैंने पटवारी में पढ़ा था वही गोला लगाऊंगा वहां भी। विद्याधन आलय सेम रहेगा, अति धन अधिक सेम रहेगा। समझ आ रही बात? अब थोड़ी सी चीज ना दिमाग में गई होगी, सब्जेक्ट तैयार करो ना। समझ आ रही बात? सब्जेक्ट को इतना तैयार करो कि किसी भी एग्जाम में वो सब्जेक्ट रहे, हमसे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, बस बात खत्म। समझ आ रही बात? अगर मैं मैक्सिमम
मैक्सिमाइज करना चाहता हूं इन सब्जेक्ट्स को, तो ध्यान रखना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि मैं हर सब्जेक्ट को तैयार करूंगा। मैं गणित रीजनिंग को तैयार करूंगा तो मैं हिंदी को भी तैयार करूंगा, मैं अंग्रेजी को भी तैयार करूंगा, मैं कंप्यूटर भी तैयार करूंगा, भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन भी तैयार करूंगा, करंट अफेयर भी पढ़ूंगा। मैं हर सब्जेक्ट मुझे जब पढ़ना ही है, एग्जाम में आना ही है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने हैं, तो क्यों ना मैं सीधे सब्जेक्ट ही तैयार करूं। क्योंकि सब्जेक्ट तैयार करने का एक फायदा यह होगा कि मुझे अलग अलग एग्जाम के लिए भागने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरी हिंदी अगर पटवारी की तैयारी के दौरान मैंने इतनी तगड़ी कर ली है, अच्छी खासी तैयारी कर ली है, तो अगले एग्जाम में भी मुझे काम आना है। वो समझ आ रही बात? मतलब अगर मैं एक एग्जाम के लिए एक सब्जेक्ट को तैयार कर रहा हूं, है ना, किसी सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा गलत है। मैं कहूंगा हर सब्जेक्ट पैरेलली स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए। गणित भी बने, भाषा भी बने, इतिहास भी बने, भूगोल भी बने, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन को डील कर पाओ, ठीक है। अब इसको पूरा तैयार करने के लिए समय कितना लगता है सर? सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड तैयार करने के लिए कितना समय लगता है? मैं कहता हूं लगभग 1 साल का समय आपको पढ़ने में देना चाहिए। किससे? किसी अच्छे मेंटर के अंतर्गत, किसी मेंटर के साथ आपको 1 साल तक लगना चाहिए, ठीक है। कहां आप गलती कर रहे हो, कहां आप चूक कर रहे हो, किस सब्जेक्ट को कैसा पढ़ना चाहिए, आपका अप्रोच कहां पर गलत है, वो आपसे बेहतर आपका मेंटर जानता है, क्योंकि वो उस रास्ते से होकर के गुजर चुका है, ठीक है। तो 1 साल के लिए आप अपने मेंटर पर अच्छे से भरोसा करो, एकदम फॉलो करो कि वो जो बोल रहा है वो तैयार हो रहा है कि नहीं। मेरा समस्या हो रही है, आप आगे आकर के क्वेश्चन करो, पूछो, सवाल करो। और 1 साल के बाद मैं कहूंगा, या इसी 1 साल के दौरान ही थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके कम से कम 3 से 4 महीने आपको एकदम अज्ञातवास में सेल्फ स्टडी में देना चाहिए। अज्ञातवास समझ गए क्या होता है? अज्ञातवास सब चीज छोड़ छाड़ के पढ़ाई करना, ऐसा नहीं भाई खाना पीना नहीं छोड़ना है, बस थोड़ा सा आइसोलेट हो जाना है लोगों से, ठीक है। दोस्तों से मिलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई दोस्त आपको हर दिन बुलाने आ जा रहा है, आप हर दिन उठ के चले जा रहे हो, है ना। तो मुझे लगता है कि लगभग 3 से 4 महीने ना खुद से अपने को, अपने लिए जिम्मेदारी दिखाते हुए 3 से 4 महीने अपने करियर को देना चाहिए। तो लगभग मैं मोटे तौर पर अगर देखूं ना, तो 1.5 साल का समय आपको 100 मतलब अच्छे से तैयारी में लगता है। 100% बोलना गलत बात है, क्योंकि 100% कभी तैयार नहीं हो सकती चीजें, ठीक है। कई बार चीजें जो है वो आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ लेते हो, बहुत कठिन कठिन चीजें पढ़ लेते हो, और आपसे बेसिक क्वेश्चन कई बार छूट जाता है, ठीक है। होता है कई बार ऐसा, कई बार हमसे भी हुआ है ये। तो अपने को ये प्रयास करना है कि जितना हो सके अपन जुड़ करके तैयारी करें अपने मेंटोर से, जितना हो सके। 1 साल का समय लगेगा आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयार होने में, ठीक है। 1 साल का समय। अब सवाल आता है सर इस 1 साल हम पढ़ें कैसे? ये बहुत सारे सवाल है जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में ना एकदम शुरुआत में ही दिमाग में उपजता है। हम क्या करते हैं, हाँ पढ़ लेंगे, खुद से किताब लेके आते हैं, पढ़ने बैठते हैं, नींद आती है, सो जाते हैं, अगले दिन फिर यही दिनचर्या, और यूं करते 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 6 महीने आपके जीवन के चले जाते हैं। फिर अचानक बोध होता है गौतम बुद्ध के जैसे, अरे यार पढ़ लेना था थोड़ा क्योंकि पिछले 6 महीने आपने सोने और खाने के अलावा कुछ नहीं किया है। होता है ऐसा, ठीक है। तो अगले चरण में हमको करना क्या है? देखो सीधी सी बात, सबसे पहली बात यह है कि आप क्लास में रेगुलरिटी रखो।
आप यहां पर आ गए हैं, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तभी आए हैं, सीधी सी बात है कि नहीं? कुछ करना चाहते हो तभी यहां पर आए हो, पढ़ना चाहते हो तभी यहां पर आए हो। बिना मोटिवेशन के आप यहां पर नहीं आ सकते, और वो मोटिवेशन आपका खुद का होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, है ना? ऐसा नहीं कि मेरे पड़ोसी ने सर बोला कि जा तैयारी कर ले, झोंक दिया मुझे ऐसा भट्ठी में, ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो निर्णय आपका है तो संघर्ष भी आपका होना चाहिए। ठीक है, मेहनत आपकी होनी चाहिए, तभी तो सफलता आपकी होगी यार, है कि नहीं? सारी चीजें जब पैर के कांटे मेरे होंगे तभी तो ट्रॉफी उठाने में मजा मुझे आएगा। हाँ, जिस दिन मेरे पैर के कांटों को मैं याद करूंगा ना, तो बोलता है अरस्तु कि रास्ते कितने भी दुर्गम हो, सफलता की खुशी अलग होती है कि नहीं? इतिहास कितना भी कड़वा हो, उसकी यादें सुनहरी होती है, अरस्तु का कथन है। इतिहास कितना भी कड़वा हो, उसकी यादें अच्छी होती हैं। आप ही देखो ना, बचपन में कितना मार खाए होगे अपने गुरुजी से, लेकिन आज याद कर दो, अरे बिकट मारता था भाई, और हंसते हो आप ये बात बोलते हुए, है कि नहीं? तो इतिहास कितना भी कड़वा हो, लेकिन उसकी यादें अच्छी होती हैं। तो जब आप पीछे पलट कर देखो ना, तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ, मैंने अपने सपने को पाने के लिए कुछ किया है। जज्बा भरो अपने आप में। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट, जब खुद से मोटिवेट होकर के आप चीजों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप जब आगे आओगे, तो सीधी सी बात है, सफलता फिर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो पहला जो डिसिप्लिन आपका होगा वो होगी क्लास की रेगुलरिटी मेंटेन करना, क्लास रेगुलर आना। ठीक है, आकर के शांत चित्त से बैठना। दूसरी बात मैं बोलूंगा, प्रॉपर नोट्स बनाना, नोट्स। ठीक है, कई सारे लोगों को यह भ्रम होता है कि हम दूसरों के नोट्स पढ़ करके एग्जाम निकाल लेंगे। मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। कोई नोट्स अच्छा हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हो सकता है नोट्स, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं वही नोट्स बनाऊं ना, तो मैं और ज्यादा बेहतर बना सकता हूं, है कि नहीं? आप कोई नोट्स पढ़ते हो तो कई बार उसमें मॉडिफिकेशन आप खुद से करते हो ना। क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं इसमें कुछ और बेहतर चीजें ऐड ऑन कर सकता हूं, मैं जोड़ सकता हूं इसमें। या कोई चीज ऐसी है जो अनावश्यक रूप से लिखी गई है, तो मैं बोलूंगा कि यार ये मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं इसको हटा सकता हूं। मतलब एक बेहतर नोट्स अपने लिए क्या है, वो या तो आप जानते हो या आपका मेंटोर जानता है। ठीक है, तो दूसरी चीज यही है कि आप क्लास में प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, और यहाँ पे आपको सारे लोग मेहनत करते हुए दिखेंगे, सारे लोग। आपकी कॉपी चेक हो रही है, देख रहे हो, आप बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, कल की क्लास कहाँ है, परसों की क्लास कहाँ है, क्या पढ़ाया था, वो सारी चीजें आपसे समय समय पे पूछी जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा स्कूल वाली फील आए कॉलेज से निकल करके। ठीक है, क्योंकि कॉलेज में जनरली होता है ऐसा है कि हम थोड़े स्वच्छंद हो जाते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन पे ध्यान देना होगा, नोट्स प्रॉपर बनाने होंगे, क्योंकि अपने नोट्स जो होते हैं ना, आपने सुना भी होगा, लिख लिख के पढ़ रहे बेटा, लिख लिख के पढ़, घर में बोलते हैं ना। इसका एकदम सीधा साधा लॉजिक है कि जितनी बार आप चीजों को लिखेंगे ना, आपके दिमाग में वो निशान उतने गहरे होते जाते हैं, और एक समय आता है जब आप आराम से चीजों को बोल सकते हो बिना देखे। होता है ऐसा, लिख लिख कर पढ़ने की ये खास बात होती है। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप क्या कर रहे हो, आप चीजों को समझते हुए लिख रहे हो, और समझते हुए जब चीजों को लिख रहे हो, तो आपके नोट्स अगली बार के लिए इतना तैयार हो गए कि आप देखोगे और आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, तीसरी चीज, अगर कोई बुक तीसरी चीज, अगर कोई बुक आपको लगता है कि हाँ ये वाली बुक ले लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, आप इसमें हिचकिचाना मत, हिचकिचाना मत। बुक जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक ही नहीं रहेगा तो आप पढ़ोगे क्या? ठीक है, जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मिनिमम फॉर्म में अपने पास बुक होने चाहिए। मैं नहीं बोलता कि एकदम महंगी महंगी किताबें लो, ठीक है, मैं नहीं बोलता कि हिंदी के लिए एकदम 350 वाली 400 वाली किताब खरीदो, नहीं, मैं बोलता हूँ 150 वाली बुक खरीदो, है ना?
वो ले पाओ तो बहुत अच्छा, वो ले पाओ तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वो नहीं ले पा रहे हो तो उसके लिए भी विकल्प मार्केट में बहुत सारे हैं। तो जो बुक आपको लगता है कि ये सुटेबल है, इसकी भाषा अच्छी है, इसे मुझे पढ़ना चाहिए, बेहतर तरीके से मुझे ये समझा पा रहा है, आप बिल्कुल वो नोट्स प्रेफर करिए, वो बुक प्रेफर करिए। ठीक है, तो क्लास की रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर टीचर जब आपको पढ़ाएंगे, आप क्लास स्किप करोगे, वो हिस्सा छूट जाएगा, वो आगे से कंटिन्यू अगर करते हैं तो दिक्कत आपको होगी। ठीक है, तो क्लास की रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, नोट्स अच्छे से बनाइए, बुक अच्छे से बुक बुक जो है उसको अच्छे से पढ़ना सीखिए। यहाँ पर टीचर से पूछे कि कौन सी किताब को कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ने का अप्रोच थोड़ा अलग है भूगोल को पढ़ने से, है कि नहीं? दोनों का अप्रोच एकदम अलग अलग है। भूगोल को पढ़ने का अप्रोच अलग है, इतिहास को पढ़ने का अप्रोच अलग है। आपको इकोनॉमी पढ़ने का तरीका अलग मिलेगा, संविधान पढ़ोगे तो उसका तरीका अलग मिलेगा, करंट को कैसे याद रखना है, सारी चीजें टीचर्स आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बशर्ते आप क्लास में रेगुलर हो। ठीक है, और समय समय पर जो होमवर्क मिलेंगे आपको, वो आप ईमानदारी से करते रहिए। ठीक है, वो ईमानदारी से करते रहिए। आप देखेंगे कि धीरे 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 15 से 20 दिन, 1 महीना ले लो, 1 महीने में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आपको धीरे 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 आगे लेकर के जाएगा। ठीक है, तो शुरुआती चरण में मैं बोलूंगा ये 3-4 चीजें एकदम अपने डिसिप्लिन में ले आओ, कि मुझे क्लास रेगुलर जाना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, बुक जो नेसेसरी किताबें हैं वो मेरे पास होनी चाहिए, है कि नहीं, और जो मुझे यहाँ पे टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं मैं उसको प्रॉपर कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना, ये 4 चीजें जब आप कंप्लीट करने लगोगे और आपकी हैबिट में जब चीजें आ जाएंगी, रेगुलरिटी जब एक दिन आपके आप में ये आ जाएगी कि यार नहीं 4 बज गया, मुझे होमवर्क करने का टाइम हो गया है ना, या यहां से जा करके इधर उधर घूमने के बजाय आप पढ़ने बैठ गए। ठीक है, या एक सर्टेन टाइम पे, जैसे 9 बज गया तो खाना खाने के बाद अब मुझे पढ़ना है, ये जिस दिन डिसिप्लिन आ गया ना, मान के चलो कि आपकी सफलता की सबसे पहली सीढ़ी वही है। किताब खरीदना पहली सीढ़ी नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। किताब खरीद लेना, महंगे महंगे बुक ला करके जमा कर लेना, वो नहीं है। पहली सीढ़ी वो है जिस दिन आप अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं कि हाँ मुझे यहां तक जाना है, तो मैं अपने आप को इस तरीके से डिसिप्लिन्ड बनाऊंगा। ठीक है, विद्यावान लभते ज्ञानम। ठीक है, बलम, विद्यावान जो होते हैं वो बल प्राप्त करते हैं, और श्रद्धावान लभते विद्या, श्रद्धावान जो होते हैं वो विद्या प्राप्त करते। तो जो अपनी मेहनत पे श्रद्धा रखेगा वही तो चीजों को अचीव कर पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार हो जर्नी के लिए, रेडी। चलो, तो अगली क्लास सर आएंगे और जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित बात करेंगे। मैं आपको आगे जाकर के हिंदी भाषा पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, हिंदी आप देखोगे ना हर एग्जाम में, चाहे वो सीजीपीएससी का एग्जाम हो चाहे सीजी व्यापम का एग्जाम हो, हिंदी भाषा बहुत जरूरी है पढ़ना। मेंस में भी आप देखोगे तो देखो जितना बड़ा वेटेज इसका है और किसी सब्जेक्ट का नहीं है ना, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, चलो, तो कल से हिंदी का सिलेबस कल मैं डिस्कस करूंगा और हिंदी पढ़ना कल हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए, सबके लिए वही है भाई, उसमें क्या है। ठीक है, रेगुलरिटी मेंटेन करने में कोई ऐसा ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है, सबके लिए सेम है डिसिप्लिन। ठीक है, रोमन। चलो, कोई सवाल है पूछ सकते हैं, पूछ सकते हो यार, मुझे ऐसा भाई हिंदी के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो सब्जेक्ट्स के जो कंसर्न टीचर्स हैं उनसे पूछिएगा, है ना। हिंदी के लिए मैं बोलूंगा 3-4 किताबें हैं, इनमें से कोई भी किताब आप ले लो, सारी किताबें अच्छी हैं। ठीक है, हिंदी के लिए एक मैं जो सबसे प्रचलित किताब है छत्तीसगढ़ में हमारे,
वो है विनय कुमार पाठक, है ना। इनकी किताब को बहुत ज्यादा वैल्यू अभी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी लगातार आयोग भी उठा रहा है, और जो व्यापम है वो भी यहाँ से क्वेश्चन लगातार दे रहा है। तो सबसे पहले इस किताब को मैं कहूंगा कि ये अपने पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ये आप नहीं खरीद पा रहे हो, महंगी लग रही है, या कोई और रीजन है भाषा संबंधित, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि कोई पुस्तक जो लगता है, लोग बोलते हैं अरे बहुत शानदार किताब है, बहुत शानदार किताब है, और खुद पढ़ते तो लगता है यार समझ ही नहीं आ रही है चीजें। तो ऐसी स्थिति में एक किताब है वासुदेव नंदन प्रसाद की, बहुत शानदार किताब है, आप यहां से पढ़ सकते हैं, वासुदेव नंदन प्रसाद की। या अगर पढ़ना चाहें तो हरदेव बाहरी, बहुत अच्छी किताब है, हरदेव बाहरी की किताब भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा पृथ्वीनाथ पांडे भी है, पृथ्वीनाथ पांडे भी है। इसके अलावा आपके केदार ठाकुर की बुक आती है, वो भी अच्छी किताब है, केदार ठाकुर की बुक आती है, वो भी अच्छी किताब है। कामता प्रसाद गुरु की भी पुस्तक अच्छी है, लेकिन वो पुरानी व्याकरण है, बहुत संशोधन हुए हैं, तो मैं उस किताब को जनरली प्रिफर नहीं करता। इनमें से कोई किताब ले लीजिए। इसमें से मार्केट में इजिली अवेलेबल बोलोगे तो ये बहुत इजिली अवेलेबल है, वो ले सकते हो, ये दोनों बहुत इजिली अवेलेबल है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक किताब आप परचेस कर लीजिए। ठीक है, ये सस्ती किताब है, अच्छी किताब है, कोई बुराई नहीं है। उदाहरण उसमें ज्यादा मिलेंगे विनय कुमार पाठक में, उदाहरण बहुत सारे। ठीक है, हाँ सर वैलिडिटी 6 मंथ रखिए ना, किसकी ज्यादा रहेगी यार। ठीक है सर, हिंदी साहित्य का बुक कौन सा अच्छा है? हिंदी साहित्य किस चीज के लिए? वर्ग 2 के लिए अगर तैयार कर रहे होंगे आप, तो उसके लिए मैं बोलूंगा जो दृष्टि की आती है ना, टीजीटी पीजीटी की किताब, टीजीटी पीजीटी डीएसएसएसबी, इसकी जो किताब आती है ना, केवी वगैरह की, नवोदय की, एनवीएस केवीएस की, तो ऐसी ऐसे एग्जाम्स के लिए दृष्टि की बुक अच्छी बुक है। ठीक है, घटना चक्र, घटना चक्र पढ़ सकते हो क्वेश्चन लगाने के लिए, एमसीक्यू लगाना है तो वो किताब आप ले सकते हो, अच्छी किताब। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स की आपको तैयारी करनी है ना, और एमसीक्यू लगाना है, तो मैं बोलूंगा कि उसके लिए आपको लोकल पब्लिकेशन की बुक प्रिफर करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर सेंट्रल लेवल के एजेंसियां अलग लेती है और यहाँ अलग है, होता है। ठीक है, चलो दृष्टि की बुक ले लेना, महेंद्र महेंद्र पटेल। ठीक है, चलिए।